हेलो डियर आईसीएसई स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर होगा पोल्यूशन पे। इस पर्टिकुलर चैप्टर की हम आपको नोट्स भी उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, ये कहाँ पे मिलेगी ये ड्यूरिंग द वीडियो आपको बताएंगे। आप वीडियो आगे देखिए। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है पोल्यूशन का, ये ज्योग्राफी के लिहाज से तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, साथ में साइंस में, केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में भी ये चैप्टर कॉमन है और एज इट इज़ कॉमन है, जैसा कि मैं यहाँ पे बताऊँगा। इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। इसमें हम पढ़ेंगे पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, पोल्यूशन के काजेज़ क्या हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं, देन उनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, देन हम उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, यानी उसका अबेटमेंट कैसे होगा, राइट। इसके बाद में हम इसमें कुछ टर्म्स भी हैं उनको देखेंगे, जैसे कि ओजोन लेयर डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, यूट्रोफिकेशन, ये टर्म्स हम लोग देखेंगे। इसके अलावा जो कुछ मेजर इंसिडेंट्स हुए हैं, ठीक है, जिनका इम्पैक्ट जो है एनवायरनमेंट पे रहा है, जैसे जो चेरनोबिल का हुआ है वो देखेंगे, मिनीमाता डिजीज़ ये देखेंगे, आपका जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था जापान वाला वो भी हम लोग देखेंगे, और भोपाल गैस ट्रेजेडी। इस तरीके से ये इंसिडेंट्स हम देखेंगे, राइट। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि जो रिवाइज्ड सिलेबस है आईसीएसई ज्योग्राफी का वो क्या है। तो सिलेबस ये आपके सामने है, देखिए इसको। इसमें है पोल्यूशन, उसके टाइप्स जिसमें एयर, वाटर, वाटर के दो, फ्रेश और मैरीन का, फिर सॉइल, रेडिएशन एंड नॉइज़, ये सारे टाइप्स हैं। फिर सोर्सेज, तो नॉइज़ पोल्यूशन उसके सोर्सेज में ट्रैफिक, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन साइट्स, लाउड स्पीकर्स, एयरपोर्ट्स। देन एयर पोल्यूशन, इसमें वेहिकुलर, इंडस्ट्रियल, बर्निंग ऑफ गार्बेज। देन वाटर, इसमें डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। देन सॉइल, इसके सोर्सेज में केमिकल फर्टिलाइजर, बायोमेडिकल वेस्ट एंड पेस्टिसाइड्स, राइट। देन रेडिएशन, इसमें एक्सरेज, रेडियो एक्टिव फॉल आउट फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट्स, राइट। फिर इसके इफेक्ट्स जिसमें हम देखेंगे ऑन द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ, यानी ह्यूमन हेल्थ पे इनके क्या जो है इफेक्ट्स हैं और एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट्स हैं, ठीक है। और फिर हम देखेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स, जिसमें कारपूल्स, प्रमोशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, नो स्मोकिंग जोन, रेस्ट्रिक्टेड यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, सेविंग एनर्जी एंड इंकरेजमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट। ये हमारा सिलेबस है जो कि रिवाइज्ड सिलेबस है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि यहाँ से जो बोर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका नेचर क्या होता है, किस नेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे हमको ये भी पता रहे कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद में हमको किस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे जिनका हमको आंसर देना होगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जाता है इसमें, जो कि 10 मार्क्स का होता है। इसका पहला क्वेश्चन जो था वो ये है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई स्मॉग, व्हाई इज इट डेंजरस। फिर बी वाला था जिसमें दो सेक्शन हैं, गिव रीजन का है। पहला सेक्शन है व्हीकल्स आर द मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन, और इसका सेकंड सेक्शन है द यूज ऑफ सीएफसीज इज द मेन कॉज ऑफ द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर, राइट। इसके बाद में सेक्शंस इसमें जो है पार्ट सी है जिसमें दो सेक्शन है, एक है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, और दूसरा इसमें है हाउ डज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हार्म द एनवायरनमेंट, करेक्ट। फिर है डी सेक्शन, यानी जो लास्ट है, इसमें भी दो क्वेश्चन है। पहला है मेंशन एनी टू प्रोसेसेस यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग, और क्वेश्चन सेकंड है गिव 2 पॉइंट्स व्हाई ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हमने प्रीवियस ईयर पेपर देख लिए और हमने सिलेबस देख लिया जो हमें पढ़ना है, करेक्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो अगर हमें पोल्यूशन को डिफ़ाइन करना हो कि हम पोल्यूशन को किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, तो सबसे पहले पोल्यूशन के मीनिंग पर जाएंगे। तो पोल्यूशन जो है ये लैटिन वर्ड से बना है, और लैटिन वर्ड जिससे ये बना है वो वर्ड है पोल्यूशनम। किससे बना है? पोल्यूशनम। और इसका मतलब ही होता है टू मेक डर्टी। क्या मतलब होता है? टू मेक डर्टी, मतलब गंदा करना, ठीक है। अगर इसको डिफाइन करना हो तो हम तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं इसको कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग डर्टी। किस चीज़ को डर्टी करेंगे? ये एयर को, सॉइल को, वाटर को, इन सबको जो डर्टी करने की प्रोसेस है या इम्प्योर करने की जो प्रोसेस है उसको पोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। यानी एक तरीके से हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो है उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अनडिजायरेबल चेंज। क्या बोलेंगे? अनडिजायरेबल चेंज। किसमें? इन्हीं चीज़ों में, एयर में, सॉइल में, वाटर में, ठीक है।
अगर और आगे उसके टाइप से बात करें तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें जो अनडिजायरेबल चेंज हैं उसको भी हम क्या कह सकते हैं, पोल्यूशन उसको भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तीसरा हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्टर्बेंस इन द स्ट्रक्चर और रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स। यानी अगर आपको पोल्यूशन को डिफाइन करना है तो आप इन 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हो। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हो। जैसे मान लो पानी है, ठीक है, पानी गंदा हो गया, वाटर गंदा हो गया तो वाटर पोल्यूट हो गया, राइट, एक इस तरीके से कह सकते हो। दूसरा अनडिजायरेबल चेंज, कहने का मतलब ये है कि पानी में जो यानी जो पानी है, वाटर है, उसमें हम कैसा चेंज चाहते हैं, ठीक है, उसमें क्या चेंज हो जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, या एज इट इज़ हमको वो चाहिए, ठीक, और उसमें कोई ऐसा चेंज हो जाता है जो हमारे लिए नुकसान करने लगता है तो अनडिजायरेबल चेंज में आता है, उसको भी हम पोल्यूशन की कैटेगरी में रखते हैं। तीसरा ये कि डिस्टर्बेंस इन द स्ट्रक्चर और रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट है, मतलब अगर हम एयर, सॉइल या वाटर की ही बात करें तो ये जो बने हुए हैं, जैसे आपने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था तो आपने देखा था उसमें कि कौन सी गैसेस कितने रेशियो में हैं, ठीक है, आपने परसेंटेज पढ़े थे ना, जहाँ पे नाइट्रोजन आपका 78% था, ऑक्सीजन 21% था, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% था, तो सबका अपना एक रेशियो है। अब वो रेशियो बिगड़ जाए, ठीक है, तो जब रेशियो बिगड़ जाएगा तो वो हमारे लिए क्या होगा, अनडिजायरेबल चेंज होगा, राइट, और वो फिर जिस तरीके से हमारे ऊपर इफेक्ट डालता है उस तरीके से तो इफेक्ट डालेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ ऐसा इफेक्ट डालेगा जो हमारे एनवायरनमेंट को या हमको क्या करेगा, हमारे ऊपर निगेटिवली इफेक्ट डालेगा, यानी हमको निगेटिवली प्रभावित करेगा। करेक्ट, तो आई थिंक आप पोल्यूशन को अगर आपको डिफाइन करना होगा तो आसानी से डिफाइन कर ले जाओगे। अब हम बात करते हैं इसके अगले टॉपिक पे, जो है पोल्यूटेंट। क्या है पोल्यूटेंट? पोल्यूटेंट, तो जो पोल्यूशन करने वाले जो सब्सटेंसेस हैं उनको हम कहेंगे पोल्यूटेंट। जैसे आप जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर एयर में ज़्यादा हो जाएगी तो एयर को वो पोल्यूट करेगी, है ना, गाड़ी से निकलने वाला धुआं जो है वो जा करके एयर को पोल्यूट करता है, आप इतनी सी चीज़ जान ही रहे हो। घर से निकलने वाला कूड़ा अगर पानी में डाला जाता है तो पानी को पोल्यूट करता है। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये पोल्यूटेंट्स है, यानी वो सारे मैटर जो जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी एयर, वाटर, सॉइल, इन सब जो चीज़ें हैं इनको पोल्यूट करते हैं, वो क्या होते हैं, पोल्यूटेंट होते हैं, राइट। अब जो ये पोल्यूटेंट हैं इनके कुछ कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जाता है, वो आपसे क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं, ठीक है, कि किन किन कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है, या उन कैटेगरीज के नाम ले लिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पोल्यूटेंट को बांट सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में। किस में बांट सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी में, ठीक है। प्राइमरी में वो आएंगे जो अपने प्राइमरी फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी नेचुरली डायरेक्टली वो पाए जाते हैं, ठीक है, वो आएंगे जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, डस्ट है, शूट है, ये सब, ठीक है। सेकेंडरी में आपके क्या आ जाएंगे, नाइट्रस ऑक्साइड है, आपका ओजोन है, राइट, एरोसोल है, ये सब किस में आएंगे, सेकेंडरी में आएंगे, यानी जो किन्हीं और सब्सटेंसेस के साथ में केमिकल रिएक्शन करते हैं और एक कोई और कंपाउंड बना लेते हैं और फिर क्या करते हैं, पोल्यूशन करते हैं, ठीक है। ऐसे पोल्यूटेंट जो होते हैं वो सेकेंडरी में आते हैं। जैसे मान लो आप अगर ओजोन का एग्जांपल ले लो तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, उसमें ऑक्सीजन गैस मिल करके ये ओजोन बनाते हैं। थोड़ा सा आपको सरप्राइज हो रहा होगा कि ओजोन तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, इसको हम पोल्यूटेंट में क्यों रखते हैं, तो ये कन्फ्यूजन आपका हम अभी से क्लियर कर दे रहे हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो अपनी जगह पे ही सही होती है, ठीक है। या आप अपनी लाइफ से भी जोड़ सकते हो कि हर एक चीज़ सही होती है लेकिन अपने टाइम पे और अपनी जगह पे सही होती है, ठीक है। तो अगर ये ट्रोपोस्फीयर में है तो हमारे लिए नुकसान करती है, जहरीली होती है कह सकते हो। अगर ये स्ट्रेटोस्फीयर में है जहाँ पे ये ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पे हमारे लिए बेनिफिशियल, अगर वहाँ नहीं होगी तो नुकसान है और ट्रोपोस्फीयर में होगी तो नुकसान है, ठीक है। तो हमने कहा ना कि ये चीज़ें आप डेली लाइफ से भी जोड़ सकते हो अपने, की कोई भी चीज़ है वो सही है लेकिन कहाँ सही है,
ये मैटर करता है। जैसे स्कूल में ड्रेस पहन के ही जाना सही है, वहाँ पे आप जो है खूब शेरवानी वरवानी पहन करके और डांस करते हुए नहीं जाओगे। वहाँ की अपनी ड्रेस अलग है, वहाँ का चाल चलन अलग है। आप पार्टी में जाते हो, वहाँ का अलग है, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। ठीक है, इसके अलावा फिर और हम इसको डिवाइड कर सकते हैं जो पोल्यूटेंट्स हैं, इनका एक क्लासिफिकेशन हम और कर सकते हैं। ठीक है, वो क्लासिफिकेशन है हमारा बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसमें डिवाइड कर सकते हैं। अब बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये है कि जिनको बैक्टीरियाज वगैरह जो हैं जिनको बैक्टीरियाज वगैरह आसानी से कंपोज कर सकती हैं। ठीक है, वो किस में आ जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल आ जाते हैं। जैसे इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, सीवेज है, मतलब जो ऐसी चीज़ें हैं, छिलका वगैरह ये सब जो पानी के अंदर बहता रहता है। ठीक है, ये सब चीज़ें, डोमेस्टिक वेस्ट इसमें आ जाएंगे, यानी घर से निकलने वाला जो कूड़ा कचरा है। ठीक है, जो सब्जियों के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं। ठीक है, अगर इनकी ये अगर डंप मतलब ये डंप करने के बाद में ये पोल्यूशन करते हैं, लेकिन ये है कि कुछ टाइम के बाद में जो है बैक्टीरिया जिनको सड़ा देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं और क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और इसमें आ जाएगा एग्रीकल्चरल वेस्ट, जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है ये सब ये ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है इनमें ऐसी चीज़ें आती हैं जो बहुत टाइम तक वो पड़ी रहती है, वो बहुत टाइम तक, इवन आप ये भी कह सकते हो कि वो पड़ा ही रहता है, वो डिकम्पोज नहीं होता है। ठीक है, जैसे इसमें लेदर है, लेदर कहीं जल्दी सड़ता है, कहोगे नहीं सड़ता है। अगर प्लास्टिक है, कहाँ सड़ता है जल्दी। ठीक है, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल में पॉलीथीन है, किस में आएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल में डिग्रेडेबल में आएगा। इलेक्ट्रिक वेस्ट है, जो आपके बायोमेडिकल वेस्ट है। ठीक है, ये इस समय एनवायरनमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, इतना ज़्यादा ये बन रहे हैं। और फिर देखो सीधे सीधे आप अपने घर में देख लो, मान लो आप एक चाइनीज चार्जर लेकर के आते हो, 150 रुपये का चार्जर है, वो ख़राब हो गया, उसको ना तो आप बनवाने जाओगे ना तो आप किसी यूज़ करेंगे, उसको क्या करोगे। खुद ही सोचो, इस तरीके के कितने चार्जेस बनते हैं और ये बाद में इनको किसी यूज़ में, इनको कोई कहीं यूज़ में नहीं लेता है, क्योंकि उनको अगर बनाना है दोबारा तो वो बहुत कम पैसे में बन जाते हैं, उसको फिर से रिसाइकल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं समझता है। और ऐसी डंपिंग जो है वो ओशंस में की जा रही है, पोर्ट्स पे की जा रही है। आप रेगुलर न्यूज़ वगैरह देखते होगे तो आप ये सब चीज़ें जानोगे, समझोगे, है ना। तो इस तरीके की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं ये वाले जो वेस्ट होते हैं। ठीक है, अब इसकी अगर हम तीसरी कैटेगरी देखेंगे तो इसको हम डिवाइड और कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं नेचुरल में और मैन मेड में। मैन मेड को हम एंथ्रोपोजेनिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक, ये जर्मन वर्ड है। एंथ्रोपोजेनिक जो है, यानी एंथ्रोप वर्ड जो है इसका मतलब ह्यूमन होता है, जेनिक मतलब उससे जो जेनेसिस जिसका होता है, यानी कंस्ट्रक्शन होता है, निर्माण होता है। तो नेचुरल में आएंगे जैसे जो चीज़ें नेचुरली पाई जाती हैं। ठीक है, और नेचुरल इंसिडेंट्स से जो बनती है। ठीक है, जैसे मान लो वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो उसमें से बहुत सारी जहरीली गैसें निकलती हैं। अगर आपका अर्थक्वेक आता है तो उससे बहुत सारा वाटर कंटेमिनेशन हो जाता है ना। इन सब चीज़ों से, बाकी जो नेचुरल गैसें पाई जाती हैं उनसे ये चीज़ें होती है। अब अगर मैन मेड में देखोगे तो जैसे मैन ड्रिलिंग करता है, माइनिंग करता है, ठीक है, तो तो इससे क्या होता है, वो व्हीकल्स चलाता है। ठीक है, तो इनसे जिस तरीके से जो है पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, वो जो पोल्यूशन करते हैं, यानी ह्यूमन रीजन से जो मनुष्य करता है, आदमी करता है, वो किस में आएगा, मैन मेड में आएगा। ठीक है, इसका एक और क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। अब इसको हम इरेज किए दे रहे हैं, आप चाहो तो साथ में नोट्स वगैरह बनाते चलो। जैसा मैंने ये बताया है कि ये केवल ज्योग्राफी के लिए ही नहीं, ये साइंस के लिए बराबर इंपॉर्टेंट का है। इवन ये लिटरेचर के लिए भी, अगर आपको ऐसे आर्टिकल ये सब लिखने को आते हैं तो इस पर खूब पूछा जाता है। तो हाँ, मैंने ये बताया था कि इसकी नोट्स मिल जाएगी। तो आज डेट 20 है, आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड करें, 21 तक ये जो है ये अपने ब्लॉग पे अपलोड कर देंगे। और ब्लॉग की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ जा करके इसकी नोट्स आप ले सकते हो। ठीक है, ये इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, एक और डिवीजन जो है इसको हम पॉइंट और नॉन पॉइंट में।
ठीक है, पॉइंट और नॉन पॉइंट में। पॉइंट और नॉन पॉइंट इसको हम अगर पोल्यूटेंट के उस पर ना करो, कैटेगराइज ना करो, तो इसको हम सोर्सेस को कैटेगराइज कर सकते हैं पॉइंट और नॉन पॉइंट पे। पॉइंट और नॉन पॉइंट का मतलब ये है कि जो पोल्यूटेंट्स एक मतलब पर्टिकुलर प्लेस से निकलते हैं, जिनको रोकना आसान होता है। जैसे मान लो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, तो उनको उस जगह पे उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उनको रोकना आसान है थोड़ा, ठीक है। लेकिन जैसे सरफेस रन ऑफ जो है, यानी बहता हुआ पानी, उसका पोल्यूशन जो है, वेहिकुलर जो पोल्यूशन है, ठीक है, तो इनको क्या है, ये नॉन पॉइंट नहीं है, इनका सोर्स किसी एक जगह से नहीं है, तो इनको रोकना थोड़ा कठिन होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि पोल्यूटेंट्स जो हैं उनको कितने बेसिस पे, किन किन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, देखो ये वीडियो आप पूरा देखो, ये आपके पूरी जिंदगी काम आएगा, मतलब जब तक आप पढ़ाई करोगे, ठीक है, अगली क्लासेस में भी, क्योंकि ये एक कह सकते हो कि इतना बड़ा टॉपिक है, इतना ब्रॉड है, और इतना सब जगह मतलब ये चलता है कि आपको लगभग हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में ये वीडियो आपको, ये चैप्टर आपको मिलता रहता है, ठीक है, जिस पे आपको वर्क करना होता है, एक्सरसाइजेस करनी होती है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट मैटर ये है। तो पोल्यूटेंट्स हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स, बात करेंगे इसके टाइप्स पे। तो टाइप्स में आपका हो गया इसमें एयर पोल्यूशन, नहीं, जो एयर का पोल्यूशन होता है उसको एयर पोल्यूशन कहते हैं। वाटर का जो पोल्यूशन है उसको वाटर पोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। देन सॉइल का जो पोल्यूशन है उसको सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। नॉइज पोल्यूशन, रेडिएशन पोल्यूशन, तो ये कितने टाइप के हो गए, 1 2 3 4 5 टाइप के हो गए। आपने एक नाम और सुना होगा जो पोल्यूशन लोगों ने लॉकडाउन में बहुत सारा किया है, पॉपुलेशन पोल्यूशन। ये वर्ड अभी नया है, ज़्यादा सुने नहीं होगे, ठीक है। हिंदी में जनसंख्या प्रदूषण बोलते हैं, यानी जब खूब ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाए तो ऐसी सिचुएशन बोलते हैं, लेकिन हालांकि वो इसमें मत लिखना। चलो इनको यही जान लेते हैं। देखो पोल्यूशन की आपने डिफिनेशन अच्छे से जान ही ली है, और हर बार आपने कहा है कि एयर वाटर सॉइल को, ठीक है, चाहे आप कहो कि अनडिजायरेबल चेंज उसमें, चाहे कहो कि उनको डर्टी करना, चाहे कहो कि उनके जो उनका कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, या उनके जो उनके कंपोनेंट्स का रेशियो है उसमें डिस्टर्बेंस, ठीक है। तीन चीज़ें आपने पढ़ी है, वही तीन चीज़ इसमें भी है, ठीक है। जैसे एयर जो है, एयर का अपना एक स्ट्रक्चर है, कंपोनेंट है, एटमॉस्फेयर में आपने एक चीज़ पढ़ा है, ठीक है। उसमें कोई बाहर की चीज़ उसमें ऐड हो जाए, या उसके अंदर जो चीज़ें हैं उनमें रेशियो बदल जाए, ठीक है, और वो हमारे लिए अननेचुरली यानी नेचुरली बिहेव ना करने लगे, तो वो एयर पोल्यूशन कहलाएगा। ऐसे यही चीज़ वाटर में है, ठीक है, यही चीज़ सॉइल में है। सॉइल का जो पोल्यूशन है उसको हम किस फॉर्म में लेंगे, सॉइल इरोजन के फॉर्म में हम उसको देखेंगे, और उसके जो इनफर्टिलिटी है उसके फॉर्म में देखेंगे, यानी उसकी जो उपज है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। हाँ, वाटर को किस में मेजर करते हैं, जनरली हम इसको बताते हैं, इसकी जो BOT यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इससे मीजर करते हैं। अगर एयर का देखोगे तो इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI देखते हैं, ठीक है। अभी मैं देखो टोपी वोपी पहने खड़ा हूँ, ठंडी का मौसम है, दिल्ली में स्मॉग वगैरह का आप देखते हो ना, रोज न्यूज़ देखते हो कि आज जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना है, आज इतना है, विजिबिलिटी इतनी है। तो विजिबिलिटी और एयर क्वालिटी इंडेक्स के बेस पे हम ये चेक करते हैं कि एयर पोल्यूशन कैसा है। नॉइज़ पोल्यूशन जो है आपको पता है कि जो साउंड होती है डेसिबल में मीज़र की जाती है, और कौन कितना सुन सकता है, ठीक है, उसकी सबकी सुनने की कैपेसिटी होती है। जैसे ऐसा तो है नहीं कि चींटी चलती है तो आवाज़ नहीं करती है, लेकिन वो आवाज़ इतना कम करती है कि हम उसको सुन नहीं सकते। हमारी जो सुनने की कैपेसिटी वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। इससे ऊँचे की आवाज़ और इससे नीचे की आवाज़ हम दोनों नहीं सुन सकते, ठीक है। जैसे जो आपके बैट होते हैं नहीं, चमगादड़, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ करते हैं, और उन्हीं जो उनकी साउंड वेव्स होती है, उन साउंड वेव्स के सहारे वो ट्रेवल करते हैं, उनको दिखाई नहीं देता है। जैसे मान लो अब ये बैट आ रहा है, यहाँ पे कोई हिंड्रेंस है, तो उनकी जो वेव्स हैं नॉइज़ वाली, इसमें टकराएंगी, वापस उनके पास जाएंगी, तो वो जान जाएंगे इधर हिंड्रेंस है, तो अपना रास्ता बदल लेंगे इस तरीके से। इसीलिए चमगादड़ जो हैं वो दिन में जल्दी नहीं उड़ पाते हैं, क्योंकि उनकी जो वेव्स हैं वो उनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, बाकी और जो वेव्स वगैरह हम लोग क्रिएट करते हैं उसकी वजह से, इसीलिए वो ज़्यादा रात में उड़ते उड़ते हैं, ठीक है। फिर रेडिएशन पोल्यूशन, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, न्यूक्लियर्स वगैरह होते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाती है, बम वगैरह बनाए जाते हैं, है ना,
और माइनिंग वगैरह होती है, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं उनकी माइनिंग होती है, तो उन सबसे ये चीज़ें क्रिएट होती है। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे और समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, एयर पोल्यूशन। आपने सिलेबस में ही देख लिया होगा कि इसके जो है सोर्सेज क्या क्या है, सिलेबस में भी ये चीज़ लिखी थी, ठीक है, कि किन किन सोर्सेज पे हमें जो है पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो इसके जो सोर्सेज यानी किन किन चीज़ों से होते हैं, तो इसमें सबसे पहला है आपका व्हीकल्स, ठीक है। इसमें कुछ टर्म्स आसान है जो आप कहोगे कि अरे ये तो हम पढ़े पढ़ाए हैं, तो उन चीज़ों पे हम ज़्यादा बात ही नहीं करेंगे। आप देखते हो कि व्हीकल्स हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं चलती हैं, उनमें से धुआं निकलता है जिसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस निकलती हैं, ठीक है। ये हमारे लिए नुकसान करती है, ठीक है। और बर्निंग ऑफ गार्बेज, बर्निंग ऑफ गार्बेज, आप सिटी के किनारे साइड में सबसे ज़्यादा देखोगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा कूड़ा जा करके डंप किया जाता है और उसमें आग लगाई जाती है, ठीक है। तो अगर उसका ट्रीटमेंट ना हो, तो अगर आग ना भी लगाई जाए तो भी वो पोल्यूट करेगा, ठीक है। तो ओपन डंपिंग का उस तरीके से पोल्यूशन होगा, उसकी स्मेल वगैरह से, और बर्न करोगे तो उसके स्मोक से, इसलिए उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूरी है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा बर्निंग ऑफ गार्बेज, ठीक है। इसके अलावा जो ईंट के भट्ठे होते हैं उसमें से धुआं निकलता है, आपने देखा होगा, ईंट के भट्टे खूब देखे होंगे, तो वहाँ से वो धुआं इतना ज़्यादा काला काला निकलता है, वो कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, उसको जो है क्या करता है, पोल्यूट करता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ से तो सबसे ज़्यादा निकलता है, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं होता है। और फिर जो नेचुरल सोर्सेज आपने पढ़े थे ना, उसमें जैसे फॉरेस्ट फायर है, ठीक है, ये पोल्यूट करता है। इसके अलावा और एसी या रेफ्रिजरेटर, इसमें से निकलना, इसी में से CFC गैस निकलती है जो ओजोन लेयर को उसका डिप्लेशन करती है। तो ये क्या है, ये सब क्या है, इसके सोर्सेज हैं, ठीक है। अब इन सोर्सेज जो पोल्यूटेंट्स निकलेंगे वो कौन कौन से निकलेंगे, तो वही चीज़ है, इसमें से आपका निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, मीथेन, ये सब पोल्यूटेंट्स इसमें से निकलते हैं। और इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं, इफेक्ट्स क्या होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड के इम्पैक्ट में आते हैं तो ये जो हमारा हीमोग्लोबिन है, ठीक है, इसको इस पे इम्पैक्ट डालता है और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है, उसको प्रभावित करता है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और आदमी की डेथ हो जाती है, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए सीधे सीधे जहरीली है, ये आपको पता ही है, राइट। ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड भी है। मीथेन जो है एक ग्रीन हाउस गैस है, ये अभी ग्रीन हाउस गैस हम उसके बारे में पढ़ेंगे तब हम उसका पूरा जानेंगे कि वो किस तरीके से हमारे ऊपर प्रभाव डालती है, किस तरीके से हमको इम्पैक्ट करती है, ठीक है। तो हम इसके देखते हैं इसके इफेक्ट्स में, और कुछ चीज़ें देखते समझते हैं कि क्या है, ठीक है। जैसे हम इसमें देखते हैं कि एसिड रेन, क्या, एसिड रेन। तो यहाँ पे देखो एटमॉस्फेयर में जो है, जो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड जो है, ठीक है, ये जो दो गैसेज होती है, ये अपने सोर्सेज से एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है, हवा वगैरह चलती है, उनको पूरी तरीके से सब कहीं उनका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ठाक कर देती है, ठीक। फिर क्या होता है, पानी बरसता है जो कि H2O है, ठीक है। और ये पानी बरस करके क्या करता है, ये SO2 जो है ये तो आपका बना लेता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये बना लेता है आपका नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और ये दोनों एसिड बना लेते हैं ना, और फिर वो पानी में घुल करके बारिश करते हैं, तो एसिड की बारिश होती है, जिसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। फिल्मों वगैरह में पहली बारिश के आप बहुत रोमांटिक गाने सुने होंगे, ठीक है, बरस बरस थम के बरस मुझे महबूब के पास जाना है, ठीक है। लेकिन अब जो है ये महबूब के पास जा जा करके लोगों ने इन्वायरमेंट को इतना पोल्यूट किया हुआ है, गाड़ियों से गए हैं, ठीक है, कि अब जो है अगर पहली बारिश है तो पहली बारिश में मना किया जाता है कि मत नहाइए। अगर आदमी पहली बारिश उसके शरीर में पड़ता है तो दाने निकल आते हैं, ठीक है, बीमार हो जाता है आदमी, इसीलिए क्योंकि वो वाटर बहुत ही ज़्यादा पोल्यूट होता है उस एसिड की वजह से। एसिड रेन जब सॉइल पे पड़ती है तो सॉइल को भी पोल्यूट करती है, उसको एसिडिक बना देती है। ट्रीज पे पड़ती है तो उसके पत्ते वगैरह सब झड़ जाते हैं, ये आप इमेज है इसमें देख सकते हो, ठीक है, कि किस तरीके से जो है ये प्लांट कम्युनिटी को, इवन एनिमल कम्युनिटी को, जो जीव जंतु हैं जो उसके चपेट में आते हैं, उनको हमेशा क्या करते हैं, ये नुकसान करते हैं, ठीक है। थोड़ा बोर्ड इरेज कर लेते हैं तो ऊपर लिखते हैं और चीज़ें। तो ये एसिड रेन आपके समझ में आ गई होगी, एसिड रेन
अभी बोर्ड का पेपर जो क्वेश्चन मैंने दिखाया था, आप ये ना सोचना कि उसमें नहीं पूछा गया इसलिए नहीं इम्पॉर्टेंट, क्योंकि केवल एक ईयर का वो केवल है जो अभी एक बार पेपर हुआ है 2019 का। अभी जब फिर पेपर होगा तो क्वेश्चन वही तो आएंगे नहीं, और आएंगे। अगर 4-5-10 साल का पेपर होता तो आप देखते कि और कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है कुछ इंसिडेंट्स जो हुए हैं, इसमें आपका एक है भोपाल गैस ट्रेजेडी। गैस के बहुत सारे प्लांट्स हैं ऐसे ही एमपी भोपाल में, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है उसका प्लांट्स था, उसमें लीकेज हो गया था, जिसकी वजह से लगभग 4 लाख लोग उससे जो है प्रभावित हुए थे। कई सारे लोगों की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो इसलिए ये भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है ये हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। इसके बाद में है जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो आप ये समझो यहाँ पे इफेक्ट तो लिखा है, लेकिन आप ऐसे समझो कि जो ग्रीन हाउस है ये काज है और इसका जो इफेक्ट है वो आपका ग्लोबल वार्मिंग है। ऐसे समझोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग है। इसके पहले हम आपको एक जोक सुनाते हैं, बोर हो गए होंगे। एक जोक इस तरीके से था कि एक लोगों ने एक लोग से पूछा कि ये बताओ कि जो येलो हाउस है वो येलो कलर की ब्रिक से बना हुआ है, यानी येलो कलर की ईंट से बना हुआ है, ठीक है। जो ब्लैक हाउस है वो ब्लैक कलर की ईंट से बना हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि जो ग्रीन हाउस है वो किससे बना हुआ है, तो लोगों ने कहा कि वो ग्रीन कलर की ईंट से बना हुआ है। तो ये हो गया जोक। अब आपको नहीं हंसी आई तो आप समझो आपका ह्यूमर बहुत कमज़ोर है। मैं हंस नहीं सकता, मैं टीचर हूँ, मैं हंसने लगूंगा तो डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होगी। तो ग्रीन हाउस जो है वो ग्रीन कलर की ईंटों से नहीं बनता है, ये बना होता है एक तरीके ग्लास से। किससे बना होता है? ग्लास से, कांच से बना होता है, ठीक है। और ये बनता है बेसिकली जो रीजन, जो पोलर रीजन होते हैं, काफ़ी कोल्ड रीजन्स होते हैं, वहाँ पे बनता है। वहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह करने के लिए बनता है। इसकी खासियत ये होती है कि जैसे ये शीशे के घर हैं इस तरीके से बनाए गए हैं, इसमें क्या होती है जो सोलर रेडिएशन इस सन से आने वाली जो एनर्जी है वो शॉर्ट वेव लेंथ के फॉर्म में होती है, वो इसके अंदर चली जाती है। फिर यहाँ से अगर वो रिटर्न होना होता है तो लॉन्ग वेव लेंथ के फॉर्म में वो रेडिएट होकर होती है, वो बाहर नहीं निकल पाती है। इसलिए इस हाउस के अंदर टेम्परेचर जो होता है वो क्या रहता है? मेंटेन रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा बना रहता है, ठीक है। ये ग्रीन हाउस है, इस चीज़ को ग्रीन हाउस बोलते हैं। अब इफेक्ट इसलिए लगा कि इसी तरीके का, यानी इसी तरह ग्रीन हाउस वाला सिस्टम बन जाता है एटमॉस्फेयर में नेचुरली। ये तो मनुष्य बनाता है, आदमी बनाता है, आर्टिफिशियल है, लेकिन नेचुरली कैसे बनता है? तो जो हमारा एटमॉस्फेयर उसके ऊपर एक लेयर होती है, बन जाती है, जिसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जिसमें आपकी मीथेन होती है, जिसमें आपकी ओजोन होती है, जिसमें आपकी CFC होती है। इस तरीके की गैसेज होती हैं, ठीक है। ये क्या बना लेती है? जैसे ये सरफेस है, ठीक है, और इसके ऊपर ये कवरिंग बना लेती हैं, इन गैसेज की एक कवरिंग हो जाती है। तो बस वो यही काम करती है कि सन से आने वाली जो शॉर्ट वेव लेंथ की रेडिएशन है उसको अर्थ पर आने तो देती हैं, लेकिन इनको वापस स्केप नहीं करने देती हैं। और इससे दिनों दिन होता क्या है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और उसी को क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। समझ में आया होगा? अब ग्लोबल वार्मिंग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इससे हमें कुछ नुकसान होगा या फायदा भी होगा। जो होगा वो हम यहाँ पे देखते हैं, क्या नुकसान क्या फायदे हैं। तो नुकसान ये है कि जब अगर पूरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप फील करो ये चीज़ें, अपने आसपास फील करो, किताबों से थोड़ा बाहर भी देखो कि आप अभी 2-3 साल 4 साल पहले क्लास 9th में हो तो आई थिंक क्लास 5 से चीज़ें तो याद ही रखोगे। तब टेम्परेचर गर्मी का कितना होता था, अब टेम्परेचर गर्मी में कितना चला जाता है, ठीक है। यानी लगभग एवरेज से कुछ ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये टेम्परेचर अगर ऐसे बढ़ता रहेगा तो जो ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, यानी जो बर्फ़ सब जमा है वो पिघलने लगेगी। वो जब पिघलेगी तो जो सी लेवल है वो बढ़ जाएगा, और जब वो बढ़ेगा तो जो कोस्टल रीजन में रहने वाले जो लाइफ हैं, जो वहाँ पे रहने वाली सेटलमेंट्स हैं, वो सब उसमें डूब जाएंगी। एक्वेटिक एनिमल्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। और सीधे समझो कि एक बैलेंस बिगड़ रहा है, तो बैलेंस बिगड़ रहा है तो उससे बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे, ठीक है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट है। क्लाइमेट चेंज, इसी की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि देखो, टाइम पे बारिश का ना होना, ठीक है, किसी ईयर ज़्यादा बारिश हो जाना, किसी ईयर बिल्कुल बारिश ही ना होना, सूखा पड़ जाना, ठीक है, अपने टाइम पे बारिश ना होना, ये सब क्या है? ये सब क्लाइमेट चेंज के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ज़्यादा ठंडी होना, ठीक। अब देखो इतनी ठंडी पड़ रही है कि हम टोपी वोपी लगा के वीडियो बना रहे हैं, वरना ठीक ठाक बढ़िया बाल वाल खींच करके फिर वीडियो बनाते, थोड़ा सुंदर लगते, है ना। तो
ये हो गया ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये हम लोगों ने देखा। आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो लोग पहले से वीडियोस हमारे देख रहे हैं उनको पता होगा कि हम पर्सनल आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर देते हैं। मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है पिछली वीडियोज़ में। अभी व्हाट्सएप मेरा थोड़ा प्रॉब्लम में है, पता नहीं क्यों बैन किया हुआ है व्हाट्सएप वालों ने, कोई दुश्मनी रही होगी हमसे। तो हम अपनी जो है इंस्टाग्राम आईडी बता रहे हैं लोगों, करियर एग्ज़ाम नाम से है, जिस नाम से आपका चैनल है, लोगो यही लगा हुआ है जो आपके चैनल पे है। इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको पूरा सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है। अब इसी में एक चीज़ और आता है, दूसरा इंसिडेंट जो है वो है आपका ओजोन लेयर डिप्लेशन। क्या है? ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो एटमॉस्फेयर में अभी शुरुआत में बता रहे थे कि ओजोन किस तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वो कहाँ पे नुकसान करती है। तो अगर ट्रोपोस्फेयर में तो नुकसान करती है, लेकिन अगर वो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में तो फ़ायदा करती है। वहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन होता है और उसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है और ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर O3 ओजोन बनाता है। और जो ये लेयर होती है ये सन से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, ठीक है, उनसे क्या करती है, हमारी अर्थ को बचाती है। अगर ये अल्ट्रा वायलेट रेज अर्थ तक आने लगेंगी ना तो हम लोगों को स्किन कैंसर हो जाएगा, जो प्लांट्स कम्युनिटी है वो सब नष्ट हो जाएगी, बहुत बुरा जो हम लोगों पे जो है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये लेयर उसको आने नहीं देती। ये लेयर क्या करती है, जब अल्ट्रावायलेट रेज इस पे आती है तो फिर से ये वो टू में यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसमें ये फिर से डिजॉल्व हो जाती है और ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है इनको भी खत्म कर देती है, मतलब खुद भी खत्म हो जाती है, दोनों लोग आपस में घुल मिल के निपट जाते हैं। ठीक है, और हम लोग बच जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका हो रहा है डिप्लेशन, ये खत्म हो रही है। कैसे खत्म हो रही है, हम यहाँ से जो है सीक्रेट कर रहे हैं CFC, हम चलाते हैं AC, हम चलाते हैं रेफ्रिजरेटर और उनसे निकलती है गैस CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो जाके पहले ही ये वाला काम कर देती है, यानी ओजोन लेयर को डिकम्पोज कर देती है, उसका डिप्लेशन कर देती है। तो अब ये जो जा करके इनकी मीटिंग होनी थी और फिर उनको आपस में घुल मिल करके ख़त्म होना था, ठीक है, वो ये पहले कर देते हैं तो इनको सीधा रास्ता मिल जाता है अर्थ पर आने के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल गैस है वो हमारी CFC ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि इसे पढ़ लिख करके केवल आंसर ही नहीं लिखना है। अगर हमको हर सब्जेक्ट में अगर पोल्यूशन का चैप्टर पढ़ाया जाता है, एनवायरनमेंट अगर कंपलसरी किया गया तो क्यों किया गया, कि हम उसको डेली लाइफ पे उतारें। जैसे आप देखो इवन कई सारे लोग रिच फैमिली से हो गए, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ हर तरीके की इकोनॉमिक सिचुएशन भी, हर तरीके मीडियम, लो और अपर सब तरीके के लोग रहते हैं। तो वहाँ पे आप देखोगे या आप अगर खुद करते हो तो मान जाना, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मान जाना, क्योंकि तुम्हारा भी नुकसान है। हम देखते हैं कि जब गर्मी पड़ती है तो AC को 20 डिग्री सेल्सियस पे कर लेते हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे वो बैठते हैं, 18 पे 16 पर भी मैंने लोगों को बैठते हुए देखा है। ठीक है, और जब ठंडी पड़ती है तो अगर टेम्परेचर 20 डिग्री तक ही आया तो वो ब्लोअर ऑन कर लेते हैं। तो भाई अगर 20 डिग्री तक आप गर्मी में बैठ रहे हो तो 20 डिग्री तक आप ठंडी में अपने आप उतना है तो आप बैठो, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, मतलब उनको एक पता नहीं जी कौन सा नशा करता है वाली हाल है। वो गर्मी में खूब ठंडा रखेंगे, ठंडी में खूब गर्म रखेंगे, मतलब उनको नॉर्मल कंडीशन बर्दाश्त ही नहीं है। और जब तुमको ये नॉर्मल कंडीशन बर्दाश्त नहीं है तो नेचर क्या करेगी कि भाई नहीं बर्दाश्त है नॉर्मल कंडीशन तो लो हमारी तरफ से अब नॉर्मल कंडीशंस ले लो, लाओ जाओ, ले जाओ, झेलो, ये चीज़ होगा। ठीक, तो ये हम लोगों को करने की, खुद से अपने आप से ये चीज़ सही करने की ज़रूरत है। ओके, तो ओजोन लेयर डिप्लेशन आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, इसके बात करेंगे अबैटमेंट पे या प्रिवेंशन पे, कैसे रोकेंगे। तो एक तो चीज़ें ये हैं कि जिन चीज़ों की वजह से हो रही है, जैसे जो हम जानबूझ के चीज़ें कर रहे हैं उनको रोक दें। जैसे मान लो हम पब्लिक कार, अपनी पर्सनल कार से ही जाते हैं, पर्सनल मोटरसाइकिल से ही जाते हैं। ठीक है, अगर हमको ये लगता हो कि दूरी कुछ ही दूर पे है हमारा ऑफिस तो पैदल चले जाएं। आखिर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते ही हैं तो वो मॉर्निंग वॉक वाला जो एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पे कर लें। ज़्यादातर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। हम हमेशा ये ना दिखाएं कि हमारे पास कार है, एक दो बार दिखा दें, बाहर लेकर के चले जाएं कि भाई हमारे पास कार है। ठीक है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ठीक है, जो हम यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं यानी जो फ्यूल्स जला रहे हैं, मतलब जो लकड़ी जला रहे हैं, ठीक है, उनको जलाने के बजाय हम जो गैस है वो जलाएं या इलेक्ट्रिकल जो हीट है उसका यूज़ करें,
है ना। तो इससे इलेक्ट्रॉनिक उसका यूज़ करें तो जिससे कि एनवायरनमेंट कम से कम पोल्यूट है नहीं। जो चीज़ें हम अपने इंडिविजुअल लेवल पर कर सकते हैं इस तरीके से इनको करें, है ना। गार्बेज जो है उनका ठीक ठाक उनका निपटारा करें, इधर उधर ना फेंकें। ये सब चीज़ें हम अपने आप से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ें इंडस्ट्री चलाने वालों को करनी चाहिए, हमारे गवर्नमेंट को करनी चाहिए, उसमें भी कई सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर हम देखते हैं इंडस्ट्रीज़ में तो उनमें जो निकलता है, जो उसमें से गैसेस निकलती हैं, जो स्मोक निकलता है, उसका निपटारा कैसे कर सकते हैं। तो कई चीज़ें, जैसे एक इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर जो इंडस्ट्रीज में यूज़ हो सकता है, कन्वर्टर। तो इसमें जो कंटेमिनेंट्स निकलते हैं, जो जहरीली गैसेस उससे निकलती हैं, उनको ये क्या करते हैं, उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एयर स्क्रबर लगा सकते हैं, उसकी जो चिमनीज होती है ना ऊपर जहाँ से धुआं निकलता है, उसमें ये लगा सकते हैं एयर स्क्रबर, उनका भी ऐसा ही कुछ काम है, ठीक है। और भी है इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रिसिपिटेटर, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। यानी ये टेक्निकल डिवाइसेस हैं जिनसे मतलब आप ये कह सकते हो कि भाई क्या इंडस्ट्रीज हम बंद कर दें, तो नहीं, बंद ना कर दो। अगर आप इन डिवाइसेस का उसमें यूज करोगे तो कम से कम जो है पोल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है। आप ये कर सकते हो। और भी है बहुत सारे अल्टरनेटिव्स, जैसे मैंने कहा ना कि आप इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे, इवन अब बहुत सारी चीज़ें CFC फ्री प्रोडक्ट्स भी आने लगे मार्केट में, तो हम उनका यूज़ कर सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल मैंने कहा ना कि जैसे अगर आप कम टेम्परेचर में रहते हो तो ठंडी को इंजॉय करो, है ना। और ज़बरदस्ती जो है चीज़ों को ना इम्प्लाई करो जिससे हमें हमें उसका नुकसान पहुंचता हो, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है लेकिन बोरिंग कतई नहीं होगी। और ज़रूरी आपके लिए, अगर आप एक बार में नहीं देख पा रहे हो 2 बार में देखो, लेकिन वीडियो पूरी देखना, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिले, आप सारी चीज़ें जान जाओ। तो ये हमारा एयर पोल्यूशन हो गया। अगला है हमारा वाटर पोल्यूशन। क्या है वाटर पोल्यूशन? तो ये 2 तरीके का होता है, एक फ्रेश वाटर यानी जो नदियों बहने वाला पानी है, अंडरग्राउंड वाटर है, नल वाला पानी है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा है हमारा मैरीन यानी जो ओशन वाला है, मैरीन वाटर। ये अब मैरीन वाटर पोल्यूट कैसे कैसे होता है, इसको हम किस फॉर्म में देखते हैं। तो जैसे ऑयल स्पिल्स होते हैं, जो तेल वाले जहाज वगैरह होते हैं, मान लो उसमें स्पिल्स हो जाते हैं, वो लीक कर जाते हैं, तो इसकी वजह से तेल फैल जाता है और एक्वेटिक लाइफ जो है हमारी वो डिस्टर्ब होती है। एक ये है। इसमें आपका आएगा थर्मल पोल्यूशन, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर जो बढ़ता है उसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होती है। कोरल ब्लीचिंग है, वो एक इम्पैक्ट है। कोरल्स जो होते हैं पाए जाते हैं, वो एक तरीके के हमारे ओशियानिक रिसोर्सेज हैं, उनका डिप्लेशन होता है, उनका नुकसान होता है, ठीक है। ये इसमें मैरीन उसमें आ जाएगी। फ्रेश वाटर जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम जब भी कहते हैं कि हमारे यहाँ पानी की कमी है, पानी की कमी है, तो पानी की कमी, इस पानी की कमी है, इसकी, ये पानी तो बहुत है लेकिन ये हमारे हर तरीके से यूज़ में नहीं आ सकता ना। हमारे यूज़ में फ्रेश वाटर ज़्यादा आएगा। और ये कुल मिला के जो आप 71% आप पानी कहते हो, उसमें से मुश्किल से 1% पानी ही है जो हमारे यूजेबल, हमारे यूज़ में आने वाला पानी है, ठीक है। तो ये 2 तरीके से इनका जो है पोल्यूशन होता है। अब इनके सोर्सेज क्या हैं, जैसे अभी हमने बिल्कुल कैटेगरी बना दी है, सब एक मतलब हेडिंग्स सेम है, उसी पे बात करें। जैसे उसमें भी हमने सोर्सेज पे बात की थी, ठीक है, फिर उसके इफेक्ट्स पे बात की थी, फिर उसके अबैटमेंट पे बात की थी, और जो उसके इम्पॉर्टेंट उसमें इंसिडेंट्स थे या टर्म्स थे उन पे बात की थी। यही हमने एक जो है उसका आउटलाइन बना के रखा हुआ है। तो आपके ऐसे सीक्वेंस में समझ में आ जाएगा। आप ऐसा मत समझना कि अब सब दही रायता हो गया, रायता फैल गया, समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं है, स्ट्रक्चर में है। तो उसके सोर्सेज क्या क्या हैं? सीवेज यानी जो नदी नाले से बहता हुआ पानी, जिसमें कूड़ा करकट सब शामिल होता है, ठीक है, ये हो गए। इंडस्ट्री से निकलने वाले मैटर्स हो गए, इंडस्ट्रियल वेस्ट कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट इसमें आ जाएंगे, ठीक है। एग्रीकल्चरल वेस्ट है, वेस्ट, ऑयल स्पिल मैंने ऊपर लिख ही दिया है, ठीक है, ये आपके हो गए। तो ये सब क्या है, ये सब सोर्सेज हैं जो कि वाटर को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं। अब इनमें हम देखेंगे पोल्यूटेंट्स कौन कौन से, यानी इसमें से क्या क्या निकलता है जो पोल्यूट करता है। थोड़ा बोर्ड की कमी है यहाँ पे, तो इरेज करना पड़ रहा है हमको। पोल्यूटेंट्स,
तो ये पोल्यूटेंट्स हैं, इनके कुछ कैटेगरीज में इनको हमने क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है। जैसे इसमें पहली कैटेगरी जो है वो है बायोलॉजिकल एजेंट्स। क्या है? बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं। इसमें हमारे हैं वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगस, ये सब हैं। ठीक, इनसे क्या होता है, वाटर जो है उसमें वो काफ़ी ऑर्डर आ जाती है उसमें, यानी स्मेल आने लगती है, उसका कलर चेंज हो जाता है। इस तरीके से इसको क्या करते हैं, वो इफेक्ट करते हैं वाटर पे। ये बायोलॉजिकल एजेंट हो गए। फिर है हमारे ऑर्गेनिक केमिकल एजेंट। ऑर्गेनिक केमिकल एजेंट है, इसमें है हमारा जो ऑयल है, यानी ऑयल स्पिल से जो आता है, गैसोलीन है, राइट, और पेस्टिसाइड, यानी जो कीड़े मारने वगैरह के यूज होता है, इंसेक्टिसाइड्स, इनका जो यूज होता है, ये हमारे क्या है, ऑर्गेनिक केमिकल एजेंट है। फिर इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक केमिकल एजेंट। इसमें हमारे आएंगे साल्ट्स, एसिड्स, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट। फिर हमारे कुछ फिजिकल एजेंट हैं, ये सब पोल्यूटेंट्स हैं, फिजिकल एजेंट्स। इसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड हीट्स। ठीक है, ये है। अब देखो इनके इफेक्ट क्या क्या होंगे। अगर पूरी तरीके से जनरली देखो कि वाटर पोल्यूट होने का क्या होता है, तो आप देखोगे कि बहुत सारी बीमारी जो है पानी के खराब होने से ही होती है। ठीक है, हेमा मालिनी लेकर के आती हैं आरओ का ऐड, वैसे हमारे यहाँ पे देखो इधर आरओ लगा हुआ भी है, हम आपको घुमा करके दिखा देते हैं, ये देखो। ठीक है, हम इन बीमारी से बचते हैं, इसीलिए आरओ वाटर यूज़ करते हैं। हालांकि इसका भी जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पानी जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल ही हो, इसका भी अपना अपने आप में एक बहुत बड़ी मैथ है। ठीक है, कि वास्तव में आरओ हमें जो है वो फ्रेश वाटर देता है या नहीं, या कुछ नुकसान करता है फ्रेश वाटर देने के नाम पे। नुकसान ज़रूर करता है, क्योंकि वाटर में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ये उसका बैलेंस बिगाड़ देता है, बहुत सारे उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो हमें जो नेचुरल वाटर है उसको ही फ्रेश रखना है। और बहुत सारा वाटर वेस्ट होता है, गवर्नमेंट इस पर भी बहुत ज़्यादा, इसीलिए अमृत पेयजल योजना आपने देखा होगा, आपके गली मोहल्ले में सड़कें खुदाई हुई होंगी, पानी के पाइप पड़े होंगे, अपने आसपास देखोगे तो चीज़ें जान जाओगे। आरओ यूज़ करना बैन हो रहा है, क्योंकि एक तो पानी बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा है, दूसरा ये भी है कि आरओ का पानी पीने में गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है। तो ये मत समझना कि पानी पोल्यूट होगा हम आरओ लगाएंगे और बस मज़े ही मज़े हैं, मौजे मौजा, ऐसा नहीं है। और फिर कौन सी चीज़ें ज़्यादा होती, जैसे हमने एक चीज़ कहा था ना कि बैलेंस बिगड़ जाए, जैसे ऐसा नहीं है कि पानी में कोई चीज़ होती नहीं, पानी में सिलिका भी होता है, पानी में मैग्नीशियम भी होता है, उसमें फास्फेट भी होता है, उसमें नाइट्रेट भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं, मतलब अच्छे पानी में भी होती हैं। लेकिन वो कितना होनी चाहिए, अगर उससे ज़्यादा होती है तो नुकसान करता है, कम होती है तो भी नुकसान करता है। आरओ का पानी इसीलिए नुकसान करता है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं, तो भी नुकसान करता है वो, या फ़ायदा नहीं करता है, मतलब नुकसान नहीं करता है, नुकसान ज़्यादा करता है, या फ़ायदा नहीं करता है तो भी एक हिसाब से हम उसको इसी में रखें कि नुकसान करता है ना। और अगर ये चीज़ ज़्यादा हो जाए तो नुकसान करती है, सबके अलग अलग भी है, जैसे जो नाइट्रेट है, ठीक है, इसकी अगर कमी हो जाए तो जो है एक बीमारी है ब्लू बेबी सिंड्रोम करके नाम है, जो बच्चों में होने वाली बीमारी है वो हो जाता है। ठीक है, कैडमियम की कमी हो जाए तो इटाई नाम की एक बीमारी है वो हो जाती है। ठीक है, जो सो फ्लोराइड अगर ज़्यादा है तो फ्लोरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है, यानी ये अलग अलग बीमारियों के जो है ये नाम हैं। ठीक है, और तो इस तरीके से अगर अलग अलग बीमारियों के नाम के थ्रू जानना चाहो तो आप ऐसे जान लो। ठीक है, तो ये क्या है, इसके इफेक्ट हैं। अब इसमें भी कुछ टर्म्स देख लेते हैं और कुछ जो इंसिडेंट हुए हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो एक इसमें टर्म है यूट्रोफिकेशन। क्या टर्म है? यूट्रोफिकेशन। इसमें क्या होता है, जैसे हम अपने खेतों में
फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर वो बहते हुए वाटर के साथ में किसी वाटर बॉडीज में चले जाते हैं, तो उसमें फर्टिलिटी ज़्यादा है। तो वो जब उस वाटर बॉडी में पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो एल्गीज हैं, जो वाटर में पाई जाने वाली जो घास वगैरह है, वो सब ज़्यादा खूब ज़्यादा ग्रो हो जाती है उस फर्टिलिटी की वजह से, ठीक है। और वो क्या करती हैं, जो वाटर का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसको बढ़ा देती है, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा ऑक्सीजन वही एग्जॉस्ट कर जाती है, तो एक्वेटिक लाइफ जो होती है वो उसमें निपट जाती है, ठीक है। तो ये यूट्रोफिकेशन हो गया। अब इससे एक जुड़ा वाटर पोल्यूशन जुड़ा एक इंसिडेंट है, वो है मिनीमाता डिजीज। मिनीमाता डिजीज, अब ये ना समझना कि ये माता का मिनी माता माइक्रो माता वो वाली माता नहीं है, जैसे बोल बच्चन में बोल बच्चन में दाई माँ बाई माँ और आई माँ पता नहीं तीन तीन माएँ आती हैं, वो वाली माता नहीं है ये। मिनी माता एक आइलैंड का नाम है, ठीक है, जहाँ पे जो है मरकरी का कंटेमिनेशन हो गया था। वहाँ पे इंडस्ट्री थी और उस इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा जो मरकरी है वो वाटर में घुल गया था। अब वो उनके थ्रू मछलियों के पेट में गया और वहाँ पे जो आइलैंड पे रहने वाले लोग थे उन्होंने मछलियाँ खाई और फिर उनके अंदर डिजीज़ हो गई। तो उनको जो है इंटेस्टाइन की बीमारी, फिर उनके माइंड तक बहुत सारा बीमारी हो, बहुत सारे लोग जो है मर गए थे। तो ये मिनी माता डिजीज़ जो है ये इस वजह से फेमस है, ठीक है। लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी सी। अब इसका जो है अबेटमेंट कैसे करेंगे, प्रिवेंशन कैसे करेंगे, कैसे रोकेंगे हम। तो जो नॉर्मली हम पोल्यूट करते हैं, जैसे कूड़ा कचरा जो है उसको हम पानी में फेंक देते हैं, ओपन डिफिकेशन करते हैं, खुले में लोटा लेकर के बैठ जाना, ये सब ये नदी किनारे। अब तो मोदी जी ने कुछ कम करवा दिया है, शौचालय वगैरह बनवाए हैं। हालांकि गांव में लोग अभी भी उसको नहीं यूज़ करते। अगर आप गांव से रिलेटेड हो तो लोगों को जाओ, पढ़े लिखे हो तो उनको भी जाओ समझाओ, देखो लोग तुम्हारी बात समझते हैं कि नहीं समझते हैं। अगर नहीं समझते हैं तो समझाओ, तुम्हारे पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा है। तो ये चीज़ें करो। डिटर्जेंट वगैरह जो पानी में डालते हैं, गाय भैंसों को नहलाते हैं गांव में, इन चीज़ों को रोको। फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह जो है जो सीधे पानी में उसको बहा देते हैं, वो ऐसे नहीं होना चाहिए। उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि क्या होता है अगर ये है तो ये बाद में जाके वाटर तो पोल्यूट होता ही है। अगर लैंड से है तो लैंड पोल्यूट करता है। इसमें देखो क्या है कि चूंकि आपको पता है कि एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये सब एक दूसरे से इंटरेक्ट भी तो करते हैं और तीनों फिर इंटरेक्ट करते हैं जो हमारा बायोस्फीयर है यानी हम लोगों से। तो कहीं ना कहीं एक का पोल्यूशन दूसरे को भी पोल्यूट करता है या दूसरे को भी जो है उस पर भी इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो इस तरीके से है, जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, जो वाटर पॉल्यूशन है इसकी प्रॉब्लम से हम लोग निपटारा पाएंगे। तो ये हो गया। अब देखिए ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं जाएगा क्योंकि नॉइज़ रेडिएशन इन सब में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा उसमें नहीं है। तो तीसरा हमारा जो है वो है हमारा सॉइल पोल्यूशन। क्या है सॉइल पोल्यूशन को हम किस फॉर्म में देखते हैं। सॉइल पोल्यूशन को हम देखते हैं या तो इरोजन के फॉर्म में, या सॉइल की जो इनफर्टिलिटी खराब होती है उसके फॉर्म में देखते हैं, या फिर हम उसको देखते हैं, लाइटिंग की थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, उसके फॉर्म में देखते हैं। तो ये कैसे होता है, जैसे जो बाहर से जो चीज़ें उसमें ऐड हो जाती है, जैसे पॉलीथीन वगैरह है, ये सब सॉइल में अगर चली जाए तो अगर सीड मान लो किसी पॉलीथीन के ऊपर पड़ेगी तो क्या सीड वो जर्मिनेट होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ज़्यादा पॉलीथीन हो जाए, अब शहर का कूड़ा कचरा जो शहर के किनारे जो खेती है उसमें सब पूरा चला जाता है, तो वहाँ पे सब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना, इस तरीके से है। इसके अलावा जैसे हम मान लो उसमें पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सॉइल का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो पाए जाने वाले जो न्यूट्रिएंट्स, जैसे उसमें मान लो जो नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फेट पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, पोटास पाया जाता है, इन सबके स्ट्रक्चर में, इन सबके रेशियो में क्या करते हैं, उसको सब गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है। फॉरेस्ट फायर वगैरह, आग वगैरह लगाते हैं तो सॉइल की जो ऊपर वाली लेयर होती है वो जल जाती है, फिर हल्का सा भी पानी वगैरह बरसता है तो सब बह जाता है। एनिमल ग्रेजिंग से ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये सब किस में आएगा, सॉइल पोल्यूशन में आएगा। तो हमको ट्रीज लगानी चाहिए, ग्रेजिंग कम करनी चाहिए, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, है ना, टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए, कंटूर प्लोइंग करनी चाहिए। इन सब से जो है हम सॉइल पोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो नॉइज पोल्यूशन के सोर्सेज कौन कौन से हैं, ठीक है। तो नॉइज पोल्यूशन के जो सोर्सेज हैं
वो ट्रैफिक वाले यानी ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट चाहे वो रेलवे प्लेटफॉर्म का हो। अब देखो नॉइज़ पोल्यूशन देखो किस तरीके से, आप कभी भी कभी नॉइज़ वाले प्लेस पे रहो, आप कभी ट्रेवल पे जाओ, मान लो आपको पूरी रात कहीं रेलवे प्लेटफॉर्म पे रुकना पड़ जाए, तो आप देखो फिर जब वहाँ से हटते हो तो आपको ऐसा लगता है कि सब साए-साए हो रहा है, क्योंकि आप एक हैवी नॉइज़ में रहते हो। तो इसी तरीके से चाहे इंडस्ट्री सोर्सेज़ में आपकी इंडस्ट्री आ जाएँगी, आपके ट्रांसपोर्ट यानी ट्रैफ़िक एरियाज़ आ जाएँगे, ठीक है, ये आ जाएँगे। अब वहाँ पे क्या होता है, खूब ज़्यादा हैवी नॉइज़ होती है, उसमें आप रहते हो, ठीक है। तो इससे आपको क्या इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, मतलब आपको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? तो डीफनेस यानी बहरापन हो जाता है, हाइपरटेंशन जैसी बीमारी होती है, बाल्डनेस यानी गंजापन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की बीमारी होती है, इवन जेनेटिक इफेक्ट तक देखे गए हैं खूब ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से, ठीक है। तो अब इसको रोकेंगे कैसे? तो जैसे साइलेंसर वगैरह का यूज़ करना, पैड्स का यूज़ करना, बड़ी भारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जो शहर से बाहर लगाना, ठीक है। बेवजह ट्रैफिक में हॉर्न वगैरह का यूज़ ना करना, खूब ज़्यादा जो है एड्स वेड्स दे करके सब सारी चीज़ें सिखाई बताई जाती है ना। तो इन सब से क्या होता है कि जो ये पोल्यूशन है इसको क्या किया जा सकता है, नॉइज़ पोल्यूशन कम किया जा सकता है। अब ये ना होने लगे कि मान लो आपके मित्र की शादी है, ठीक है, या आपके यहाँ किसी की शादी है, आप ये दिखा रहे हो कि अगर हमारे यहाँ खूब सबसे हैवी साउंड वाला डीजे नहीं बजेगा तो फिर ये नहीं दिखाई पड़ेगा कि हमारे यहाँ पैसा है, ठीक है, हम रिच पर्सन है। ये सब करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। ये बैंड बाजा इन सबको किसी रिलीजन से जोड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि देखो बात ये है कि जब तक कोई एक व्यक्ति ये इनिशिएटिव नहीं लेगा तब तक चीज़ें सही नहीं होंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इनिशिएटिव आप ले सकते हैं, इतना हैवी साउंड डीजे बजाने की क्या ज़रूरत है, आपका नुकसान हो रहा है, हमारा नुकसान, किसी एक का नुकसान, मतलब सबका नुकसान हो रहा है, ठीक है। लेकिन इफ़र्ट किसी एक को तो करना ही पड़ेगा। अगर हम इसको अपनी हैसियत से जोड़ना शुरू कर देंगे तब भाई यही है कि पड़ोस वाले ने एक डीजे बजाया है तो हम 4 डीजे बजाएँगे, तब जा कर के दिखेगा कि हाँ, हम उससे ज़्यादा पावरफुल हैं। ये नहीं होना चाहिए। ओके। हाँ, और भी बहुत सारे हैं, जैसे इवन नॉइज़ पोल्यूशन जो है ना, नॉइज़ पोल्यूशन बैक्टीरियाज वगैरह इनकी डेथ हो जाती है, तो इसीलिए जो है बाद में जो डिग्रेडेबल चीज़ें वो भी जल्दी डिकम्पोज नहीं हो पाती है, ये भी है। इवन फ्लावरिंग वगैरह नहीं हो पाती, क्योंकि आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, खूब पढ़ा होगा, जो पोलन ग्रेन्स है उनका जैसे कि ट्रांसफ़र होता है, फिर जो है उन पे जो सेक्सुअल इंटरचेंज जो भी चीज़ें जिस तरीके से होती हैं, जो बैक्टीरियाज के थ्रू ही तो होती हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाते हैं इस नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ठीक है। अब अगला हमारा है लास्ट, वो है रेडिएशन पोल्यूशन। कौन सा है? रेडिएशन। बहुत पेशेंस रखा आप लोगों ने, पूरा वीडियो देखा है, इसके लिए थैंक यू भी बोल रहे हैं आपको। अब रेडिएशन पोल्यूशन देखो, जितने पोल्यूशन आपने देखे हैं अभी तक पढ़े हैं, उस सबसे ज़्यादा खतरनाक पोल्यूशन कोई है तो ये रेडिएशन पोल्यूशन है, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग कह लो या परमानेंट कह लो, ठीक है। जैसे जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटम बम गिराया गया था, उसका इम्पैक्ट वहाँ पे आज भी देखने को मिलता है। आज भी वहाँ पे लोग जो हैं वो डिसेबल्ड पैदा होते हैं। 6 अगस्त 1945, ये 9 अगस्त 1945, ठीक है। पूरी तरीके से शहर तबाह हो गया था। आपने कई बार पढ़ा सुना होगा, डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ी है बीबीसी पे, आप यूट्यूब पे ही सर्च करोगे तो आपको मिलेगी, पूरा इंसिडेंट सुनो, रोंगटे खड़े हो जाते केवल सुन करके वो इंसिडेंट्स, राइट। तो आप उनको देखो समझो, और उनके इम्पैक्ट आज भी 1945 का हाल है, अगर आप देखो तो कितने ईयर हो गए, 55 ये और 20 चला है, 75 ईयर, लेकिन अभी भी इन दोनों सिटीज़ में जो हैं वहाँ पे डिसेबल्ड लोग पैदा होते हैं, ये रेडिएशन पूरे वहाँ के इन्वायरमेंट में है। ऐसे ही एक इंसिडेंट जो है वो चेरनोबिल रसिया में है, चेरनोबिल इंडस्ट्री में हुआ था न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, तो इसका लगभग 4 मल्टीपल ज़्यादा इम्पैक्ट उसका हुआ था। 4 लाख से ज़्यादा लोग उसके वहाँ से उनको शिफ्ट करना पड़ा, दूसरी जगह उनको सेटल करना पड़ा, बहुत सारे लोग उससे डिसेबल्ड हुए, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। जो चेरनोबिल रिएक्टर ये 1986 के आसपास हुआ था, ठीक है। तो ये इसके हैं। अब ये कैसे होता है, मतलब इसके सोर्सेज क्या हैं, तो जो न्यूक्लियर वेस्ट है उनको हैंडलिंग करने में, उनको डिस्पोजल करने के चक्कर में जो रेडिएशन हो जाता है एनवायरनमेंट में, उससे बीमारी होती है, एक्सरेज वगैरह यानी जो इनसे निकलती हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल्स से, उनसे ये चीज़ें होती हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्टर को अगर मान लीजिए मतलब खूब ज़्यादा उनको
ध्यान नहीं दिया गया, उनको सही से उनका एडजस्टमेंट नहीं है, अगर उनका रेडिएशन बाहर इन्वायरमेंट में हो रहा है तो काफ़ी ज़्यादा उससे नुकसान होता है, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जैसे कि अभी आपका ये हिरोशिमा और नागासाकी वाला है, लोग सब एटम बम बना रहे हैं। अब सोचो किस तरीके से दुनिया जो है वो डिस्ट्रक्शन के कगार पे खड़ी हुई है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं हो सकती, मतलब ये हम आप ये रेडिएशन वाला हम लोग आप लोगों के हाथ में नहीं है, ये जिन लोगों के जिन इंडस्ट्रीज़ के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में है, ये उन लोगों को करना चाहिए। मतलब अगर हम लोग आगे बढ़ के, मान लो आप साइंटिस्ट बनते हैं, आप उस लेवल पहुंचते हैं, तो ये आप वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन लोगों को जागरूक कर सकते हैं, जैसे हम आपको आज ये बता रहे हैं, कल को आप भगवान करे आप साइंटिस्ट बनना चाह रहे हो, आप साइंटिस्ट बनो, लेकिन जब बनना तो हमारी ये बात याद रखनी, मोहन सर ने ये बताया था कि हमको ये चीज़ें किस तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बस ये वीडियो यहीं पे एंड हो रहा है। अब एक चैप्टर आपका बचा है, वो है नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड का। उसका मैप जो है, मैप वाली प्लेलिस्ट से जा करके देख लो, तो वहाँ पे हम बताएंगे तो अच्छे समझ में आएगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिए, अगर आप पुराने हो तो फिर आपको पता ही है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, सबको वीडियोस दिखानी है, ठीक है। और फिर ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। गुड डे, बाय बाय।